नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हो कि इस सरकार ने जो कोलिशन सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन हुआ, उसने हमारी रियासत का एक हुलिया ही चेंज कर दिया, नक्शा ही चेंज कर दिया। उसी चीज़ों को देखते हुए आज जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने नौजवान नेताओं को आगे आने का मौका दिया और उन नेताओं ने भी ये साबित कर दिया कि उन्होंने वाकई कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने उन्होंने बिल्कुल सही स्टेप उठाया, उन्होंने उसको प्रूव करके दिखाया कि उन्होंने जो स्टेप उठाया है वो बिल्कुल सही है और उन्होंने वो काम कर दिखाए आज 5-6 महीनों में जो पिछले 20 सालों में भी नहीं हो पाए। इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ एक नौजवान यंग और एनर्जेटिक नेता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जनाब नज़ीर अहमद गुरेजी साहब, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास शीप हस्बेंड्री का और पीएचई, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, बड़े अहम महकमे हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के हैं, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अपने रिसोर्स हैं जम्मू कश्मीर रियासत के, जो हमारी धरोहर हैं और इन नौजवान नेताओं ने उसको बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। और आज हम इनसे इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करते हुए बात करेंगे। जी गुरेजी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। गुरेजी साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके जीवन की जो खट्टी मीठी बातें हैं, कि आपका पॉलिटिक्स की तरफ किस तरह रुख हुआ आने के लिए? देखिए, बेसिकली मैं 1992 में टीचर लगा, 1992 में, और कारगिल में मेरी पोस्टिंग हो गई और नियर अबाउट 4 साल मैंने एज ए टीचर मदरस काम किया। उसके बाद एक जहन में ये कीड़ा पनपता है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब मैं क्लास मॉनिटर हुआ करता था फ्रॉम 5th to 10th, देन फिर सेक्रेटरी रहा मैं अपने उसमें 10+2 में, हायर सेकेंडरी में। फिर कॉलेज की जब ज़िंदगी हमारी शुरू हो गई और कॉलेज में आए तो वहाँ भी जो हमारी कमेटीज़ हुआ करती थी या कॉलेज जो स्टूडेंट्स यूनियन के उनके सेक्रेटरी रहे। फिर करते 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 1992 में टीचर बना और उसके बाद 96 में एक दर्द थी, कसक थी अपने लोगों के लिए उन दूर दराज इलाकों में जो रहते हैं, जहाँ पर 6 से 7 महीना टोटली कट ऑफ रहता है बर्फ़बारी की वजह से। रियासत से क्या, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर से क्या, तहसील हेड क्वार्टर से भी कुछ गाँव जो है हमारे कट ऑफ रहते हैं। तो एक खसक थी कि ये भी हम डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं इन इलाकों को, अपने इलाके को। कम से कम अगर हम श्रीनगर की तरह नहीं, बांडीपोरा जो हमारा मेन डिस्ट्रिक्ट है उसकी तरह नहीं, कम से कम वो तहसील हेड क्वार्टर की शक्ल व सूरत में उनको देख लें। तो 1996 में मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं हार गया इलेक्शन और सिर्फ 7 दिन मैंने कंपेन की, टोटल 14 दिन कंपेन की और 7 दिन कंपेन की, 14 दिन पहले फॉर्म भरा और फिर कोई 72 वोटों से मैं हार गया। मैं संघर्ष करता रहा और उन 2002 में जाके मुझे लोगों ने मुझ पे कॉन्फिडेंस अपना दिखाया और मुझे वसीयत अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया। जी गुरेजी साहब, एक अहम चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा। ये तो ठीक है कि आपने एमएलए का सफ़र 2002 में तय किया और अपने लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको देखते हुए, उनको अच्छे तरीके से करते हुए, तभी उन्होंने आपको, आजकल जो वोटर है बहुत समझदार है, उन्होंने आपको लाया। लेकिन एक चीज़ अहम पूछना चाहूँगा आपसे, ये ज़रूर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शकों ने नज़ीर अहमद गुरेजी का नाम ज़रूर सुना है, लेकिन आज प्रॉपर तरीके से दूर दराज एरिए के लोगों ने आपको रूबरू देखा भी और वो ये जानना चाहते हैं कि नज़ीर अहमद गुरेजी अभी नौजवान एक नेता है। कई ऐसे दिग्गज नेता जो सामने बैठे होते हैं, जैसे मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, प्रोफेसर चमन लाल जी, या कई ऐसे हमारे मिनिस्ट्रांस भी जो बैठे होते हैं, लेकिन असेंबली में जब आपकी धार शेर की तरह निकलती है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ये नहीं हुआ और सब लोग सुनते हैं, तो ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आती है? देखिए, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम ही यही होता है कि वो अपने लोगों के मसाइल को असम्बली के अंदर या जहाँ असम्बली हमारी फॉर्म होती है, जहाँ पर हम बात को उठा सकते हैं, तो बड़े ज़ोर शोर से उठाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसमें शक ही नहीं, पिछली 6 साल 10 साल जो मैं असम्बली में रहा, मैंने काफ़ी तकवदो की, मैंने चलाया असम्बली के अंदर और अपने मसाइल को ठीक तरीके से। एक मेरा जो इलाका है वो बहुत ही गुर्बत ज़दा इलाका है, बहुत गरीब है, वहाँ के लोग बहुत पसमानदा हैं।
आज हम कह रहे हैं कि हमने 21वीं सदी में चल रहे हैं और आज हम मोबाइल्स की बात कर रहे हैं, हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं है। तो वो खसक जो है वो दिल में होती है। और जब हम असेंबली में जाते हैं तो मुझे याद आता है उनका कि याद आता था कि हम दवाई की टेबलेट के लिए, आप आज़ादी को 50 साल के बाद भी हम अगर एक दवाई की टेबलेट अपने लोगों को नहीं दे सकते हैं, और जब हम शहर में आ जाते हैं तो इतनी तरक्की देखते हैं तो एक दिल उदास हो जाता था। वही जो जज्बात हैं हम असेंबली के अंदर जाके उभारते हैं। ये कोई दिखावे की बात नहीं कि हम असेंबली में चिल्लाने से कोई मसला हल हो जाता है। लेकिन आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, पिछली बार जब असेंबली चल रही थी तो मैंने वहाँ आई बर्स्ट, मुझे रोना आया ये देख के कि हम कहाँ पर खड़े हैं और बाकी जो रियासत है वो कितनी तरक्की कर गई है। जी गुरेजी साहब, एक और अहम चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप के अंदर की जो इंस्पिरेशन, ये आपके अपने जो वहाँ के लोग हैं उनका भी पूर्ण आपको सहयोग मिलता होगा, तभी आपकी आवाज़ बुलंद होती होगी। देखिए, मैं कहूँगा मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी, हालांकि उससे छोटी भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है नोबरा है, जहाँ 5000 वोट हैं, जबकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 25,000 वोट है और तकरीबन 50,000 की आबादी है और वो स्कर्टेड आबादी है। लेकिन एक चीज़ कहूँगा, वो लोग मुझे एज ए रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते हैं, एज ए MLA नहीं मानते हैं, बल्कि एक घर का फ़र्द समझते हैं। वो अगर मुझे मामूली कुछ दर्द होता है तो कसक उनके दिल में होती है। तो उन जज्बात को लेके मैं आगे चलता हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। रिप्रेजेंटेटिव बनना बहुत आसान बात है, लोगों के दिल में जगह बनाना बिल्कुल सही। तो अगर आप लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं तो आप रियल उनके होके रह जाते हैं, उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं। तो ये है कि मैं हर घर में जाता हूँ, हर आदमी से मिलता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं तमाम मसाइलों का हल करता हूँ, हर मसले का हल मैंने ढूंढ लिया इन 10 साल में, लेकिन मैं मरहम तो ज़रूर लगाता हूँ जहाँ पर उनको दर्द होता है। जी, मतलब छोटे शब्दों में अगर कहा जाए तो आप जो असेंबली के अंदर बोलते हैं वो अपने अंदर की आवाज़ और लोगों के दिल के दर्द को बोलते हैं। वो मैं यहीं पे कह रहा हूँ कि वो जो असेंबली के अंदर मैं बोलता हूँ वो दिखावे की बात नहीं है कि शाम को टीवी में आ जाए और मीडिया में आ जाए और लोग वाह वाह करें हमारे लिए, मतलब लोगों के दर्द की बात बोलते हैं। अगर आप वो दिखाना चाहते हैं तो कपड़े फाड़ते हैं वगैरह, लेकिन जब मैं बरस्ट हुआ उसी से आपको मालूम हो जाएगा कि लोगों के तई मेरे दिल में कितनी हमदर्दी थी, वरना मुझे उस असेंबली के अंदर आके रोने की ज़रूरत नहीं थी। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उनकी मिजरीज को देख के मेरा दिल रोया। जी गुरेजी साहब, अब ये तो रही आपकी असेंबली की और आपकी जीवन की खट्टी मीठी बातों, लेकिन अब हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने आपको मौका दिया, आपको MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया, आपके पास बड़े अहम डिपार्टमेंट दिए। पहले तो हम बात करें कि PHE की। PHE का मतलब है कि लोगों तक पानी पहुंचाना, प्रॉपर तरीके से उनको पानी पहुंचे। तो इनमें आपने क्या क्या नए सुधार किए, लोग आपसे ये जानना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है, मैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का बहुत ही मशकूर हूँ। आप माने ना माने, आज मिनिस्टर के पीछे लोग भागते रहते हैं, चीफ मिनिस्टर के आगे पीछे हाथ जोड़ के कि हमें मिनिस्टर बनाओ। मैं एक बार भी CM साहब के पास कभी नहीं गया, उमर साहब के पास मुझे मिनिस्टर बनाओ। शायद उनने इन दूर दराज इलाकों का ख्याल रखते हुए, शायद उनके दिल में भी एक दर्द है, एक उमंग है कि ये इलाके तरक्की करनी चाहिए थे। तो जब मुझे अचंभा भी लगा जब मुझे कहा गया कि आपको मिनिस्टर बनना है। जनवरी में हमें कारोबार संभाला हमने, वहाँ से MOS के और एनिमल और शीप इंडिपेंडेंट थे, बाकी PHE इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर जो है वो MOS का उसका चार्ज है, हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं है। 8 महीने हो गए। 8 महीनों में हमने, आपको ये मैं बताऊं कि जो ही हमने PHE की आप जहाँ तक बात करते हैं उसमें शक नहीं है, हम आज के डेट पे भी 100% लोगों को साफ पानी नहीं दे सकते। जी बिल्कुल दिया है। अब मैं ये कहूँगा 8 महीने में आके हमने सब कुछ कर दिया और सब लोगों को पानी दे दिया, कुछ ना कुछ कहीं। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊंगा, जो ही हमने ये कारोबार संभाला, बासित MOS के और मेरे श्यामलाल शर्मा जी जो हैं वो मेरे मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर, हम दोनों ने बैठ के फैसला किया कि हमने क्या क्या करना है। अब आप देख लीजिए, हमने कोशिश किया, सबसे पहले हमारे जो रिजर्वायर थे जहाँ जहाँ भी थे कि इनकी फेंसिंग की जाए, उनको प्रॉपरली। आप देख लीजिए, कई रिजर्वायर बने थे, वहाँ नल के लगे थे, लेकिन उनको खुला रखा गया था, वहाँ पर जानवर आके मर जाते थे और उनका फिर वो उसमें चले जाते थे। हमने कोशिश किया कि प्रॉपरली उस पैसे का यूटिलाइजेशन हो जो वहाँ से आता है। सैकड़ों करोड़ों रुपए आते हैं हमारे पास ऐसी पीने के पानी को देने के लिए, और हमने कोशिश की कि कम से कम
अगर हम पूरा साफ पानी लोगों को नहीं दे सकते हैं, अगर राह ही हम 90% लोगों को अगर राह पानी भी हम मुहैया करा सके तो ये बड़ी से बड़ी अचीवमेंट होगी। तो हमने कुछ स्कीमें जो हैं उनमें शुरू करवाई। अब एक स्कीम का मैं नाम नहीं ले सकूंगा यहाँ, क्योंकि सैकड़ों कई ऐसी स्कीमें श्रीनगर में रंगील आपका बन रहा है। मतलब हम छोटे शब्दों में अगर गुरेजी साहब आपसे ये पूछना चाहें तो क्या आप लोगों को साफ और प्रॉपर पानी दे पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानूंगा इस बात को। हाँ, हम पानी दे रहे हैं, उसमें शक नहीं है, लेकिन अगर ये कहें कि हम सबको साफ पानी मुहैया कर रहे हैं तो वो गलत बात होगी जी, क्योंकि मैं एडमिट करने वाला आदमी हूँ। हाँ, हम कोशिश में लगे हैं कि हम इस वक्त अगर 70% लोगों को साफ पानी मुहैया कर सकें तो हम इस कोशिश में लगे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर कम से कम 80% लोगों को साफ पानी हम दे सकें। हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप यहाँ पर स्कीमें बनी हैं, उसमें शक ही नहीं, लेकिन स्कीमें जो बनी उसमें फिल्ट्रेशन प्लांट रखा नहीं गया कहीं पर। हमने आते ही सबसे पहले कहा कि हम जिन स्कीमों में फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है उन पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जाए। नंबर 2, अब हम जहाँ पर ट्यूबवेल का पानी दे रहे हैं, ट्यूबवेल का पानी के लिए बिजली चाहिए, और बिजली जब आपको पता है रियासत हमारी बिजली में कितने खसारे में है, तो वो और कट होते रहते हैं। तो हमने ये भी डायरेक्शन दे दिया, नहीं, एक जनरेटर सेट लगाया जाए हर एक स्कीम के ऊपर, जहाँ पर अगर 12 घंटे बिजली से पानी हम दे रहे हैं तो कम से कम 4-5 घंटे जनरेटर से बिजली दे दें, ताकि ये हाहाकार जो मचता है पानी वो खत्म हो, वो खत्म कम से कम। तीसरी बात हमने ये की, आते ही हमने मीटरिंग किया पानी का। और आजकल आपको मालूम होगा कि तकरीबन जो भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो प्राइवेट हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं या वैसे, उनको हमने मीटर में लाया, जिससे हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं लाखों रुपया। आपका जो श्रीनगर का हमारा एक होटल जो है उसको 75 लाख रुपया जो है बिजली की, ये छोटा आदमी पानी पीता है बेचारा, गरीब आदमी, वो एक नलका से पानी पीता है, और बड़े बड़े लोग जो पानी का इस्तेमाल करते हैं और करोड़ों रुपया कमाते हैं। हमने उनको मीटरिंग कर दिया ताकि हम उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकें। जी बिल्कुल। नंबर 3 हमने जो किया, अब आप देख लीजिए पानी की इतनी कमी हो गई है हमारे कुछ इलाकों में। आप कह रहे हो रोज़ यहाँ पानी के झगड़े हो जाते हैं, जनाब पानी नहीं है। रोज़ बरोज़ अगर हम एक गांव में 50 घर की आबादी या 100 घर की आबादी, उसको हम एक स्कीम के दायरे में ला के पानी देते हैं तो अगले 2 साल में और 10 घर बढ़ जाते हैं, उसमें 15 घर बढ़ जाते हैं। तो वो 15 घर लोग चलाना स्टार्ट करते हैं, जनाब आपने पानी नहीं दे दिया। तो ये रोज़मर्रा की बातें हैं, ये एकदम से ख़त्म होने वाली नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर 90% लोग होंगे जिनको साफ पानी हम फराहम करें इंशाल्लाह। ज़रूर, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर मिलेगा। जी गुरेजी साहब, ये तो रहा आपका PHE डिपार्टमेंट। आपके पास बड़े अहम डिपार्टमेंट हैं, कहीं आपके पास अन्न का डिपार्टमेंट है, कहीं आपके पास जल का डिपार्टमेंट है। अब हम अगर रुक करें एग्रीकल्चर की तरफ, तो एग्रीकल्चर हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उनको बूस्ट नहीं मिला आज तक। जो दूर दराज हमारे इलाके हैं, जो फार्मर्स हैं, उनकी हमेशा कहीं ना कहीं शिकायतें रही हैं। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए भी कुछ सरकार ने कुछ नए कदम उठाए हैं। देखिए, मैं बताऊँ, जहाँ तक एग्रीकल्चर का ताल्लुक़ है, एग्रीकल्चर के बगैर अगर किसी स्टेट को प्रॉस्परस बनाना है, किसी मुल्क को प्रॉस्परस बनाना है, तो एग्रीकल्चर मेन जी बिल्कुल कंपोनेंट है। क्योंकि आप अन्न के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। आप इतनी बिल्डिंगें बनाओ, खूब पैसा कमाओ, आप तिजोरियों में रुपया भर के रखो, अगर आपके पास अन्न नहीं है तो आप जिंदा नहीं रह सकते। मैंने इसीलिए कहा अन्न और जल आपके पास दोनों अहम डिपार्टमेंट हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि एक तो हमारी बदकिस्मती ये है, हमारे किसान भाइयों ने भी छोड़ दिया, इसको कम कर दिया जो करना चाहिए था। इतनी कंस्ट्रक्शन हो गई कि हमारा एग्रीकल्चर लैंड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, बिल्डिंग्स में और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। अब मेरे कहने का ये मतलब है, आप कह रहे हो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। हमने ज़ाफ़रान का यहाँ एक मिशन लाया, ज़ाफ़रान मिशन। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, सैकड़ों करोड़ रुपया आए ताकि उस ज़ाफ़रान को हम बढ़ावा दीजिए। और जम्मू के अंदर बासमती के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, बासमती प्रोजेक्ट जी, जो आरएसपुरा में, जो आरएसपुरा का बासमती जो पूरे देश विश्व। इसके अलावा हमने हाइब्रिड दे रहे हैं हम लोगों को बीज, जिन बीज को बो के वो अच्छा से अच्छा फसल और ज़्यादा से ज़्यादा फसल कमा सके। हम खाद मुहैया, हमारा काम कर, देखिए खेती करना डिपार्टमेंट का काम नहीं है, खेती तो हमारा किसान ही करेगा। जी बिल्कुल। लेकिन हमारा काम है अच्छे बीज अच्छे वक्त पे देना, हमारा काम है खाद देना,
हमारा काम है यूरिया देना, हमारा काम है उनको दवाइयाँ टाइम पे मुहैया रखना, बाज़ार में मुहैया रखना, और अच्छी से अच्छी दवाइयाँ हो ताकि वो अपने उस खेत के अंदर जब भी उनकी ज़रूरत पड़े तो वो करे, सिंचाई के लिए पानी देना। तो ये चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं और इस गवर्नमेंट ने काफ़ी आगे बढ़ा रही है। गुरेजी साहब एक और अहम सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप ही के मुतालिक जुड़ा हुआ है। जैसे आपने कहा कि हम लोग आज वो डाइवर्ट हो रही है एग्रीकल्चर लैंड बिल्डिंग्स में, तो क्या सरकार उसको रोकथाम नहीं लगा रही? और दूसरा प्रश्न मेरा साथ ही में ये जुड़ा हुआ है कि यदि हमारे फार्मर्स इसमें कम हो गए हैं तो उनको अवेयरनेस सेंटर नहीं खोले गए कि उनको अवेयर करवाया जाए? देखिए, बदकिस्मती ये है पूरे मुल्क के अंदर एक जो हमारी ये राशन जो सब्सिडी में आ रही है, जिसने हमारे एग्रीकल्चर को ख़त्म कर दिया। एक ज़माना था, मैं अपने घर की बात करूँगा, मेरा मुर्गा घर में होता था, भेड़ घर में मिलती थी, गाय घर में होती थी। आपका हम अगर राशन अगर लाते थे तो 2 महीने 3 महीने के लिए कम पड़ता था, बाकी हम अपनी एग्रीकल्चर से निकालते थे। जी बिल्कुल। अब क्या हुआ है, जो एग्रीकल्चर वाला बंदा है, जो किसान है, वो कहता है अगर खेती में करूँगा, अगर 1 क्विंटल मुझे 1000 रुपये में मिलता है तो वहीं 800 में मुझे बाज़ार में मुहैया है, स्टोर में हमें मुहैया, तो मुझे अपने खेत को करना क्या है, क्यों करूँ? जी बिल्कुल। नेचुरली हमने छोड़ दिया। हमने ये जहन में नहीं रखा कि हमने एग्रीकल्चर अगर नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हमारा सस्टेनेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, सर्वाइवल ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा आपको, बॉयलर आ गया, बॉयलर जो है मार्केट में, वो पकाने में भी आसान है और खाने में भी आसान है। तो अपना लोगों ने करना छोड़ दिया। मैं आपके ज़रिए भी विनती करूँगा किसान भाइयों से, बहसियत उनका एक रिप्रेजेंटेटिव जो मैं काम करने के लिए मुझे दिया गया, कि अपनी खेती खूब करें और अपनी खेती में जो मिलना है वो किसी में नहीं मिलेगा आपको। आप देखो, इस गवर्नमेंट ने, आप कह रहे हो एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स में, हार्टिकल्चर के इम्प्लीमेंट्स में, मतलब किसान के जो खाद है, बाकी चीज़ें, उसमें उन्होंने टैक्स ही नहीं लगाया इस बार। आपने देखा, पिछली बार आपने असेंबली में भी देखा होगा, जब बजट पेश किया गया, इनमें सब्सिडीज दी गई, रादर उनको वेट लगाने के बजाय हमने वेट नहीं लगाया किसी पे भी एग्रीकल्चर, उनको बूस्ट करने के लिए, ताकि ये किसान भाई को थोड़ा सा फ़ायदा मिले। अगर ये काम करे और मेहनत करे, उसके बाद हम उसको अगर कुछ नहीं दे सकते तो सबसे ज़्यादा इस गवर्नमेंट का योगदान ये रहा कि वेट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लगा, जिससे हमारा किसान बूस्ट हो जाएगा, किसान को फ़ायदा होगा। मतलब तो ये छोटे शब्दों में हम कहें कि हमने जहाँ तक आपने ये बात पूछी, देखिए हमने एक एक्ट भी बनाया स्टेट के अंदर कि भाई एग्रीकल्चर लैंड को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो कंस्ट्रक्शन के लिए। अब एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर, देखिए हम किसान को रोक नहीं सकते हैं। अगर उसको एग्रीकल्चर से अन्न से ये क्या कहते हैं, राइस या वीट कम निकलता है, वो चाहता है कि मैं उसमें हार्टिकल्चर लगाऊं, फल फ्रूट लगाऊं, यू कांट, आप उसको रोक नहीं सकते। जहाँ तक कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके लिए तो ऑलरेडी एक एक्ट पास हुआ है असेंबली के अंदर कि भाई एग्रीकल्चर लैंड में वो कन्वर्ट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस परमिशन इज sought फ्रॉम द गवर्नमेंट। जी, तब तक वो नहीं कर सकते। अभी तो हाई कोर्ट ने भी इस बार एक ये दे दिया, सख्ती से उन्होंने किया है कि भाई उस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए और कहीं पर भी एग्रीकल्चर लैंड को विदाउट परमिशन उसको। जी बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल जायज़ है। और ये भी आपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गवर्नमेंट ने अभी पिछले बजट में जो एक वो लाया, बिल पास हुआ, बजट सेशन में बताया गया कि भाई उनके लिए लोगों से टैक्स लिया जाता है, वैट लिया जाता है, लेकिन उस पर सब्सिडी दी गई एग्रीकल्चर। तो इससे हमारा एग्रीकल्चर जो फील्ड है वो काफ़ी बूस्ट होगा। इसी के साथ मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा जो कि आपके मुतालिक जुड़ी हुई है गुरेजी साहब। जैसे हमारे कई वाइटल रिसोर्सेज हैं, जैसे वॉलनट है, एप्पल है और कई स्ट्रॉबेरी है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं। क्या आपको लगता नहीं हमारी कहीं किसी हद तक वो कमी है जो रिसोर्सेज हमारे अंदर पूरे अभी खिल के बाहर नहीं आ रहे? देखिए, स्टेट में 2-3 चीज़ें हैं जिससे हम कुछ कमा सकते हैं। जी, जैसे हमारा बिजली है, अगर हाइड्रो हम यहाँ बनाए पावर तो 20,000 मेगावाट पावर हम पैदा कर सकते हैं। आज हम रियासत में टोटल आपकी 8,000 के 9,000 टोटल आपका इनकम है, जबकि 18,500 19,000 हम लोग बाहर से ले रहे हैं। नहीं, 18-19,000 हम तनख्वाहों पे देते हैं, खाली तनख्वाहों पे। तो अगर 20,000 यहाँ हमारा स्टेट का जो खपत है वो 5,000 मेगावाट है, और अगर 20,000 हम पावर जनरेट करें, 15,000 बेचे, तो इस रियासत से खुशहाल रियासत कोई नहीं होगी। नंबर 2, हार्टिकल्चर हमारा बैकबोन है। शीप एंड एनिमल लाइव स्टॉक जो है जी, ये हमारी 3 चीज़ों पे मुनसर है हमारी इकानमी रियासत की। एक तो टूरिज़्म है,
टूरिज़्म अगर आपका ठीक चला तो ठीक है, अगर नहीं चला तो गया चला गया जी। हालात ठीक रहे तो टूरिस्ट आएगा, हालात ठीक नहीं रहे तो टूरिस्ट नहीं आएगा। आपके सिर्फ 3 रहते हैं उसके अलावा, एक आपका पावर जनरेशन, नंबर 2 आपका हार्टिकल्चर और हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह थोड़ा। जी, बिल्कुल। हैंडीक्राफ्ट्स भी अब ख़त्म हो गया है। ये 3 चीज़ें हमारी बैकबोन हैं। आप जहाँ तक कह रहे हैं, देखिए मैंने पहले भी बताया आपको, सरकार का काम नहीं होता पौधा लगाना, सरकार का काम नहीं है पौधे की रखवाली करना। हमारा काम है कि फार्मर को एक अच्छा सा अवेयरनेस पौधा देना, दवाई का उसको अवेलेबल रखना और सलाह देना कि कब इस पौधे को लगाओगे, पंप कब सिंचाई करोगे। गुरेजी साहब बीच में एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि सीएम साहब, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने ये ज़रूर किया कि पौधा उनके साथ जाके लगाया, तभी आज 20-25 साल की जो मिलिटेंसी पनप रही है वो आज नस्ते नाबूद हुई कि पौधा जाके उनके घर में खुद लगाया, और जो वो नौजवान भटक चुका था पहले बुलेट की तरफ फिर पत्थर की तरफ, आज वो काम की तरफ आया है। वही मैं कह रहा हूँ। आप हैरान होंगे, अब हम जो अच्छी चीज़ें उनको उबारते नहीं है, जो हमारा काम है नुक्ताचीनी करना। जी, हम नुक्ताचीनी, हम नहीं कह रहे हमारे ऊपर नुक्ताचीनी मत करो। अभी हमने एक कैंप लगाया था, अवेयरनेस कैंप रखा था फ्लोरिकल्चर का श्रीनगर के अंदर। एक लड़की उठी, उसने कहा जनाब, मैंने कहा तेरी कमाई कितनी है? शी इज़ अ ग्रेजुएट, MBA किया हुआ है। मैंने उससे पूछा, उसने कहा मैं 20 से 25 लाख रुपया कमाती हूँ। किससे? फ्लोरिकल्चर से। शी फूल इम्पोर्ट कर रही है। अच्छा, अभी मैं गया, मैंने कहा ना, जहाँ तक सेबों का, अभी आपने देखा होगा सीएम साहब ने खुद कोल्ड स्टोरेज कुछ का इफ्तिताह किया। जी बिल्कुल किया। हमारे पास कैपेसिटी ही कोल्ड स्टोरेज की कम थी, और श्रीनगर के अंदर तो जब हालात ख़राब हो जाते थे तो 10-10 दिन 20-20 दिन वो मेवा जो ट्रकों में लाद के रखा जाता था और उसके बाद वो ख़राब हो जाता था। तो अब हमने कोल्ड स्टोरेज का बढ़ावा दे दिया, हाइब्रिड पौधे हमने दे दिए लोगों के अंदर, जिससे मतलब आप चाइना देख ले, वो कोई 75 टन जो है 1 एकड़ से हेक्टेयर से वो हासिल करते हैं सेब, जबकि हमारा भी 7 ही टन निकलता है। 7 टन लगाता है। तो उसके लिए हम हाइब्रिड नए पौधे दे रहे हैं, प्लांट्स दे रहे हैं, लोगों में तकसीम कर रहे हैं। फिर आपको पाली वो हाउसेस दे रहे हैं ताकि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वो पैदा कर सके। तो कोशिश हमारी जारी है, और हार्टिकल्चर के साथ वाबस्ता भी बहुत सारे लोग हो रहे हैं, नौजवान सामने आ रहे हैं। मुझे अब एप्लीकेशन आ रही है कि भाई हमें ये क्या कहते हैं इसको, कोल्ड स्टोरेज की इजाज़त दी जाए, उसमें बनाने के लिए हमें सहायता दी जाए, और सेंटर ने उसमें काफ़ी सब्सिडीज़ भी रखी है। आप देख लीजिए, शीप और एनिमल की बात करें, आप हैरान होंगे। मैं आरसपुरा गया पिछली बार, एक आदमी ने 5 गायें पाल रखी। मैंने उसका कहा तेरी आमदनी कितनी है? उसने कहा मैं 70 से 80 हज़ार रुपया महीने का निकालता हूँ दूध में। और मैंने देखा एक सामने मशीन थी उसकी, साहब मिल, उसने बंद किया वो साहब मिल। मैंने कहा क्यों बंद किया? कहा जनाब उसमें तो फ़ायदा ही नहीं, इसमें फ़ायदा है। मैंने 2 मुलाजिम भी रखे, उनको भी 12,000 रुपया मैं तनख्वाह देता हूँ। तो नौजवान आ रहे हैं और रियासत तरक्की की तरफ जा रही है। अब अपोजिशन हमारी जो है वो अक्सर वो तो है ही, वो तो बातें करते रहेंगे, लेकिन देखिए दिखता है। आप देख लीजिए इस वक्त कितने ब्रिजेस बन गए रियासत के अंदर। आप देख लीजिए बगलियार हमारा शुरू हुआ, और बगलियार का पहला फेज़ हमारे टाइम पे ये हुआ। आप देख लीजिए यहाँ पर जम्मू में जो मेरे डिपार्टमेंट के अलावा R&B की बात मैं करूँगा, आपका फ्लाईओवर बन रहा है, जो सतवारी फ्लाईओवर है। श्रीनगर में एक फ्लाईओवर बन रहा है। आप मतलब मैं कितने काम गिनूं, सैकड़ों की तादाद में पुल बने, सैकड़ों की तादाद में स्कूल बने। जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है गुरेजी साहब की तरक्की हुई है, और आज हम इस स्टेज पे बैठे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और ये एक हमारे बुजुर्गों ने एक एग्जाम्पल बना रखी है कि भरे हुए वृक्ष पे ही, जहाँ फल लगे हों वृक्ष पे, वहीं पत्थर मारे जाते हैं, और दूसरी जगह पे नहीं, खाली वृक्ष पे नहीं मारे जाते। इट मीन्स कि कंट्रोवर्सी वही होगी जहाँ नाम होगा, काम होगा। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि हमारी जम्मू कश्मीर रियासत आज तरक्की की राह पे है, और हमारे जो नौजवान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने अपने नौजवान साथियों को आगे ला के यहाँ रेवोल्यूशन लाया है। जो पिछले 20-22 सालों से हमारे यहाँ आतंकवाद पनप रहा था वो कम हुआ। मैं समय की नज़ाकत को देखते हुए एक आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछूंगा कि आपको सीएम साहब ने यहाँ, आप नौजवान लीडर हैं, नौजवान मंत्री हैं, आपके साथ 5-4 मंत्री और ऐसे हैं MOS जो कि नौजवान हैं, तो आप उनको भी देखते हैं, और आपके अंदर क्या जज्बा है कि आप अपनी रियासत के लिए कुछ करें?
देखिए, जहाँ तक ऑनरेबल सीएम साहब की आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इस रियासत का वज़ीर आला बनना बहुत टफ़ है जी, वेरी टफ़। और 6 साल में शायद हमें 3 ही साल काम के मिले। अभी जो 6ठा साल चल रहा है हमारा, बाकी डिस्टर्बेंस रहा आबादी के अंदर, आपको मालूम है, कहीं ना कहीं तरीके से। और जितना काम उन्होंने किया, जितना काम ऑनरेबल सीएम साहब ने किया इस दौर में, इस दौरान शायद पिछले कई सालों में हुआ होगा। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि आपका क्या है, हम लगे हुए हैं, हमें यही इंस्ट्रक्शन है। जब मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें मीटिंग में बुलाया, नहीं पोर्टफोलियो दे दिया, तो ही खुश। जब मैं उनसे मिला पहली बार तो उसने कहा, नज़ीर आपको मैंने इसलिए मिनिस्टर बनाया ताकि दूर दराज इलाकों के लिए कुछ करें, जहाँ अभी तक रसो रसायल का पूरा बंदोबस्त नहीं है। मैं नहीं कहूँगा हम तरक्की की राहों को पार कर गए हैं, लेकिन आपको, आपके ज़रिए और जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, आप देखने वाले, मैं यही कहूँगा कि आप डिफ्रेंशिएट कीजिए जो पिछले सालों में हुआ और इन 6 सालों में हुआ, 5 सालों में अभी तक हुआ, कितना अंतर है। आपको मैं अपने इलाके की बात करूँगा, पिछले 5 साल पहले, 6 साल पहले वहाँ आपको अंदर से अगर नवंबर में बर्फ़ पड़ती थी, उसके बाद आप गाड़ी का नाम निशान नहीं देखते थे। आज मेरे कुछ गांव विंटर भर खुले रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कनेक्टिविटी रहती है। आज आपको गुरेज में कॉलेज है, टंगडार में कॉलेज है, अच्छा वड़वन में कॉलेज खोलने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है दूर दराज इलाकों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। अब हम कहेंगे कि रातों रात हम दिल्ली के साथ compete कर जाएंगे या हैदराबाद से compete करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ आज से 6 साल पहले थे, मुझे समझ मैं ये कह रहा हूँ और आपके ज़रिए कह रहा हूँ, लोग देख रहे हैं कि हम 40-50% उससे आगे बढ़े हैं। जी बिल्कुल। जी गुरेजी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। हमने आपसे कई ऐसी चीज़ें जानी जो हमारे दर्शक नहीं जानते थे दूर दराज इलाकों के लिए, लेकिन आपने उस पर रोशनी डाली और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जी दर्शकों, ये थे हमारे साथ नज़ीर अहमद गुरेजी साहब, जो कि हमारी रियासत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, और इन्होंने ये हमें बताया और एक सामने पिक्चर भी लाई, एक सामने पूरा क्लियर किया कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। और इन्होंने नो डाउट जिस तरीके से अपने काम के बारे में बताया, और हम उसको कथनी में ही नहीं करनी में भी देखते हैं कि आज वो चेंजेस आई हैं, वाकई ही आई हैं। तो हम लोग ये इनसे आशा भी करते हैं कि आने वाले समय में भी ये और अच्छा करेंगे। और सबसे पहले कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का सपना है हमारी रियासत को, हमारी जम्मू कश्मीर रियासत को नंबर 1 रियासत बनाना पूरे मुल्क में, तो अगर ऐसे नौजवान लीडर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब लाएंगे तो हमें लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि जब कहा जाता था कि अगर कहीं स्वर्ग है तो वो जम्मू कश्मीर में है, तो वो अब दोबारा वही चहक महक हमें दिखेगी। इसी के साथ दर्शकों, आपसे आज के इस अंक में, फेस टू फेस के इस अंक में विदाई लेंगे। अगली बार फिर नई शख्सियत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। धन्यवाद। दिग्गज नेताओं व आला अधिकारियों से मुलाकात, महत्वपूर्ण विषयों पर उनके विचार जानने के लिए देखना न भूलें प्रोग्राम फेस टू फेस, हर रविवार रात 9:45 पर सिर्फ और सिर्फ चढ़ती कला टाइम टीवी पर।